हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि हमारा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस की जो टॉपिक है वो चल रहा था। बुक जो है आपके एथिक्स की वो चल रहा था, उसकी सीरीज चल रही थी। तो आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे आज बायो एथिक्स के बारे में। किसके बारे में? बायो एथिक्स। ठीक है, बायो एथिक्स में क्या क्या चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बिगिनिंग ऑफ लाइफ इशू, लाइफ इशू की शुरुआत कैसे हुई। पहले तो बायो एथिक्स के बारे में थोड़ा जानेंगे, लाइफ इशू की बिगनिंग कैसे होती है। ठीक है, दूसरी आपकी एंड ऑफ द लाइफ इशू, एंड ऑफ द लाइफ इशूज। ठीक है, और थर्ड जो है वो आपका, आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक को ही खत्म करेंगे, थर्ड को लेंगे नहीं। एक्चुअली इसमें थर्ड भी टॉपिक आता है, लेकिन आज हम सिर्फ इन्हीं दोनों को ही खत्म करेंगे। जो थर्ड आपका है वो है इन्वॉल्विंग मेडिकल रिसर्च, एथिकल कंसर्न इन्वॉल्विंग मेडिकल रिसर्च। आगे मैं इसके बारे में अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं बायो एथिक्स की, ठीक है, जानने की जरूरत है कि ये बायो एथिक्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं। देखिए, बायो एथिक्स है कि स्टडी ऑफ मोरालिटी, कि ये क्या है हमारा, स्टडी ऑफ मोरालिटी, यानी कि मॉरल वैल्यू जो है उनकी कहीं ना कहीं ये स्टडी कराता है और उससे रिलेटेड है, उसके इश्यूज से रिलेटेड है, जो डील करता है। इसके किससे रिलेटेड है? मॉरल, स्टडी ऑफ मॉरलिटी के इश्यूज से, यानी कि मॉरल इश्यूज से रिलेटेड है। ठीक है, और वो जो इश्यूज है वो कैसा इशू है? बायोलॉजिकल। कैसा इशू है? बायोलॉजिकल इशू है। यानी कि कहने का मतलब, बायो एथिक्स का मतलब है अगर मॉरलिटी की इश्यूज अगर बायोलॉजी के साथ जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका बायो एथिक्स कहते हैं। ठीक है, ये किसके ऊपर हो सकता है? ये हमारे ऊपर हो सकता है, यानी कि आरसेल्फ, या फिर हम किसी दूसरे के ऊपर पढ़ सकते हैं, अदर्स के ऊपर। ठीक है, अब ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल है, वो क्या हो सकती है? वो आपके मैन भी हो सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल तो हम ह्यूमन के, मैन तो नहीं लिखेंगे, यहाँ ह्यूमन लिखा जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ ह्यूमन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। और दूसरी होती है एनिमल के रिस्पेक्ट में भी होती है, एनिमल। लेकिन हम लोग मोस्टली ह्यूमन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, एथिकल बिहेवियर ह्यूमन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसलिए ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मॉरल वैल्यूज तो एनिमल्स में होती नहीं है, इसलिए इसके बारे में, इनके बारे में देखेंगे नहीं। तो बायो एथिक्स क्या है? बायो एथिक्स एक मॉरलिटी की स्टडी है, जो बायोलॉजिकल मॉरलिटी की, बायोलॉजिकल जो इश्यूज है उसकी जो स्टडी है, मॉरलिटी की स्टडीज है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायो एथिक्स कहते हैं। बायो एथिक्स में और क्या क्या चीज पढ़ते हैं? हम अपने बारे में, खुद के बारे में पढ़ सकते हैं, या फिर हम दूसरों के बारे में पढ़ सकते हैं। बायोलॉजिकल इश्यूज दो तरह के हो सकते हैं, या तो एनिमल की या ह्यूमन की, लेकिन एथिकल वैल्यू जो है वो एनिमल्स के अंदर नहीं मिलती है, तो हम सिर्फ ह्यूमन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो बायो एथिक्स क्या कहता है? बायो एथिक्स कहता है स्टडी ऑफ मोरालिटी। ठीक है, बायो एथिक्स क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मोरालिटी। अब इसमें हम लोग को 3 पार्ट में स्टडी करना है। जो स्टडी ऑफ मोरालिटी है वो 3 पार्ट में, किस तरह से अलग अलग इश्यूज में मोरालिटी का यूज किया जाता है। सबसे पहले तो बिगिनिंग ऑफ लाइफ इशू, कि किस तरह से एक बेबी जो है जन्म लेता है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी चीज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली इश्यूज, जैसे पता लग रहा है कि यहाँ शुरुआत हो रही है तो यहाँ पे क्या होगी? एंड होगी। ठीक है, तो एंड होगी तो यानी कि एक ओल्ड एज पर्सन हो या कोई भी ह्यूमन हो, वो डेथ करता है तो उसके रिलेटेड क्या प्रोविजन है, क्या सब चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग बायोएथिक्स में पढ़ेंगे। तीसरी चीज, इन दोनों को मेंटेन करने वाली। ठीक है, अब यहाँ जन्म हो रहा है या मृत्यु हो रहा है, क्या बीच में कोई कंसर्न नहीं आते? बीच में कंसर्न आते हैं। जैसे आप इलाज कराने जाते हो तो वो एथिकल कंसर्न कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। ठीक है, वो जो इलाज होना वगैरह सब है वो मेडिकल रिसर्च वगैरह है, या जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 में जैसे आपको वैक्सीन लगा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सोच लीजिए, जो वैक्सीन लगाया है तो वो वैक्सीन क्या हुआ है? क्या रिसर्च नहीं हुआ है? ठीक है, वो रिसर्च नहीं हुआ है। रिसर्च किन लोगों पे? लोगों पे नहीं हुआ है, पीपल्स पे नहीं हुआ है। वो जो पीपल्स पे हुआ है उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? एथिकल कंसर्न इन मेडिकल रिसर्च। वो जो लोगों पे रिसर्च किया गया है, हम लोगों पे तो नहीं किया गया, लेकिन
जिन लोगों पे भी वो रिसर्च किया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं एथिकल कंसर्न आता है कि आपको रिसर्च करवाना है या नहीं करना है। आपके ऊपर अगर ये चीज लगता है तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर आपकी कल डेथ हो जाती है या कुछ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं एथिकल कंसर्न होते हैं, किसमें? मेडिकल रिसर्च में। यानी कि रिसर्च वगैरह में हम लोग एथिकल चीजों को कैसे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आगे की, आगे कैसे आगे, चलिए तो शुरुआत करते हैं बिगिनिंग ऑफ लाइफ इश्यूज, ठीक है। जो लाइफ इश्यूज है उसकी कैसे बिगिनिंग हुई है उसके बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा अबॉर्शन, ठीक है। अबॉर्शन आपको पता है, कोई भी बच्चा जन्म होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई भी बेबी जो है वो जन्म हुआ तो वो जन्म होने के स्टार्टिंग में अगर वो बूम में है, ठीक है, बूम में है और वो बूम में ही उसकी डेथ की जाती है या किल किया जाता है, उसको किल ही कहेंगे अभी, तो किल किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अबॉर्शन कहते हैं, अबॉर्शन, ठीक है। ये आपको पता है। अब इसमें अबॉर्शन जो है वो क्या एथिकल चीजें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या इश्यूज आती है, एथिकल इश्यूज क्या क्या आती है उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अगर आप कंटेक्स्ट के हिसाब से जाइए, जो आपकी लेक्सिकन की बुक्स के हिसाब से, उसमें बहुत अच्छी चीजें भी बताई गई है। जैसे अबॉर्शन क्या है? एक विलफुल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? अबॉर्शन जो है वो एक विलफुल यानी कि अपनी इच्छा अनुसार किसी चीज को खत्म करने की, यानी कि जो बच्चा जिंदा है आपके पेट में है उसको क्या कर सकते हैं? विलफुल कंसर्न है, एक वुमेन का राइट है कि वो अपनी जो बॉडी का है राइट जो है खुद ले सके, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? विलफुल अबॉर्शन, ठीक है। यानी कि अबॉर्शन जो हो रही है विलफुल हो रही है, अपने तरीके से हो रही है। किस वजह से? अगर मदर अगर चाहे कि अपने बच्चों को मारना चाहती है पेट के अंदर ही तो वो मार सकती है, लेकिन इसके लिए अगर हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी देखें जो 2021 में आया था, उसकी कुछ रूल्स आई थी। उसके बाद अमेंडमेंट 2022 में भी आया कुछ रूल्स, ठीक है, कि कुछ डेट जो है 20 से 24 मंथ कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज क्या है? ये चीज दिखाते हैं कहीं ना कहीं एथिकल चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारी अबॉर्शन से जो एथिकल कंसर्न है जो जुड़ा हुआ है, मेडिकल चीजों से हमारी एथिकल चीजें जो है जुड़ी हुई है। क्या कोई भी माँ चाहे कि पेट में बच्चा है और उसको अगले दिन गिरा दे? ऐसा चाह सकता है क्या? जैसे मैंने यहाँ पे एमटीपी का जिक्र किया जिसमें कि ये बताया गया 20 वीक्स में अगर कोई चाहे प्रेगनेंसी को रोक सकता है। हम आइडियली कंडीशन लेते हैं, एक्सट्रीम पे नहीं जाते हैं, ठीक। आइडियली कंडीशन में 20 वीक्स लगते हैं, किसी भी माँ को जो है बच्चे को गिरा सकती है यानी कि अबॉर्शन करा सकती है, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में ही दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो दिया जा रहा है अबॉर्शन की कंडीशन 20 वीक तक, ठीक है, 20 वीक तक दिया जा रहा है, क्या ये एथिकल चीजें हैं? क्या बच्चा गिराना एक ठीक बात है? तो ये एक कहीं ना कहीं डिबेट बना रहता है, तो एक डिबेट का कंसर्न बना रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर जैसे रेप विक्टिम है और वहां पे अगर कोई बच्चा है वो अगर विलफुल चाहे, क्या उसके लिए ठीक नहीं है? एक क्वेश्चन ये बन के आता है। एक जो सेक्सुअली एब्यूज्ड है, वही रेप विक्टिम या सेक्सुअली एब्यूज्ड, क्या वो विलफुल नहीं है? अपनी इच्छा अनुसार नहीं गिरा सकती? हाँ, वो लोग की बात कर सकते हैं जो जानबूझकर बच्चे को गिराते हैं। क्या उनके लिए एथिकल चीजें नहीं जुड़ेगी? जो जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर अगर उस चीज को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, वो चीज प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो उस चीज के लिए क्या हमें इस चीजों को लीगल कर देना चाहिए? देखिए कुछ चीजें लीगल है, ठीक है, लेकिन हर चीज लीगल हो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर जैसे यहाँ पे एक्ट लाया गया, कुछ चीजें जो है लीगल है, ठीक है, कि 20 वीक्स तक दिया गया टाइम, ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा? क्या
जो अबॉर्शन है वो रुक जाएंगे? एक्चुअली नहीं रुकेंगे। इलीगल अबॉर्शन जो है वो चालू होगा, इलीगल अबॉर्शन। और जब इलीगल अबॉर्शन जाएगा तो कहीं ना कहीं सेफ्टी कंसर्न आएगा, यानी कि जो फीमेल है, फीमेल के ऊपर सेफ्टी कंसर्न जो है वो कहीं ना कहीं दिखने लगेगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? क्या इसको पूरी टोटली बैन कर देना चाहिए? टोटली बैन करना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ये प्रोविजन लाया गया उस चीज के प्रोविजन में आपको क्या करते रहना है, सुधार करते रहना है। यानी कि जो आपको सुधार की जरूरत है वो टाइम टू टाइम करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो अवेयर, और साथ ही साथ अवेयरनेस भी फैलाना चाहिए। अवेयरनेस एक इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है। ठीक है, अब एक केस हुआ था बीच में जिसमें एक माँ जो है, एक औरत जो है, वुमेन जो है, वो कोर्ट तक पहुंची और उसने बताया कि मेरे पेट में एक बच्चा है जिसका हार्ट में एक छेद है, जो बाहर आने पर भी क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो वो ऑर्डर लेके आई कोर्ट से कि मुझे इसको मारने की अनुमति दी जाए, किल करने की अनुमति दी जाए। तो ये अबॉर्शन क्या है? क्या ये इलीगल होगा? नहीं। एक्चुअली हमें पता है ये जो बच्चा है बाहर आने के बाद डेथ हो सकती है, तो इनके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन रखने होंगे। ठीक है, इनके लिए कोई ना कोई प्रोविजन रखने होंगे। तो वही चीज बता रहा है, जो आपके अबॉर्शन है वो हर कंडीशन में एथिकल भी होते हैं, एथिकल चीजें हैं, लेकिन एथिकल के चीजों के साथ साथ हमें इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कंडीशन पे आके रुकता है, रोकना भी जरूरी है। जैसे अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, अगर बच्चे के वजह से माँ को प्रॉब्लम हो रही है, माँ को डेथ हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा? वहां पे कहीं ना कहीं डॉक्टर को यहाँ पे एथिकल कंसर्न आएगा, या जो पेरेंट्स है उसको एथिकल कंसर्न आएगा। ठीक है ना? तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं अभी भी लागू हो रहे हैं। ठीक है, अगर बात की जाए बहुत सारी कंट्री की, इंडिया ने भी जो अबॉर्शन है उसको कहीं ना कहीं लीगलाइज किया है। सभी जानते हैं इस चीज को तो सभी जानते हैं कि जो बच्चा पेट के अंदर होता है उसको कहीं ना कहीं मारना गलत होता है। ठीक है, एथिकल कंसर्न जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा पेट में पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है, दुनियादारी के बारे में पता नहीं है, यानी कि वो अभी क्या है, हेल्पलेस है, और उसको आप वहीं पे उसकी लाइफ को एंड कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। ये एक एथिकल इश्यूज जो है बन जाता है, और ये मॉरल इश्यूज के साथ और कहीं ना कहीं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी चैलेंजिंग फेस करता है। ठीक है, तो हमें अबॉर्शन के प्रोज और कॉन्स को समझना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी डिसीजन पे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, अगर मॉरल इशू की बात की जाए, इसमें जो अबॉर्शन में इन्वॉल्व होता है कि चाइल्ड जो है वो क्लेम करता है कि एज ए मदर टू द लाइफ शुड बी इवन मोर क्लेम टू लीगल प्रोटेक्शन इट्स राइट। यानी कि अपने राइट्स की अगर बात की जाए, बच्चे के जो पेट में होता है उसकी अपनी भी एक राइट्स होती है। ये नहीं कि बच्चा बाहर आने पर ही उसकी राइट्स मिलती है, बच्चा पेट में भी है तो भी उसकी कोई ना कोई राइट्स है। ठीक है ना? तो क्योंकि वो वहां पे डिफेंडिंग ही नहीं कर सकता, अपने आप को बचाव ही नहीं कर सकता, तो उसकी भी एक लीगल राइट बनती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें दूसरी चीज, राइट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। अब हमने बात की है चाइल्ड के पास लीगल अधिकार होते हैं, यानी कि राइट्स होते हैं। वो राइट्स क्या है? जो यूएन की डिक्लेरेशन है राइट्स ऑफ चाइल्ड मेंटेन दैट द चाइल्ड बाय रीजन ऑफ इट्स फिजिकल एंड मेंटल इमैच्योरिटी नीड स्पेशल सेफगार्ड एंड केयर। देखिए, जब बच्चा वूम में होता है तो उसको कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यूएन के हिसाब से ये कहा जाता है कि जो बच्चा है उसको कहीं ना कहीं फिजिकल और मेंटल हेल्थ चेकअप जो है, फिजिकल एंड मेंटल सेफगार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सेफगार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इनकी केयर भी जरूरी है। ठीक है, तो यही चीज बता रहा है कि जो बच्चे हैं
वो उनके भी कुछ राइट्स है, जब तक वो जन्म नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं उनको स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनकी फिजिकल ट्रीटमेंट और मेंटल ट्रीटमेंट को जरूरत है, और उनकी सेफगार्ड भी जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज बता दें। अब क्या बताया जा रहा है? अब बताया जा रहा है जो फीटस है उस शुरुआती में अगर देखा जाए तो अपनी एक खुद की एक लाइफ होती है, जिसमें एक नया पर्सन जो है वो बनता है। ठीक है, जेनेटिकल जो कोड्स है वो कहीं ना कहीं जेनेटिकल कोड इनके पेरेंट्स से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्टार्टिंग में ये डेवलपमेंट और ग्रोथ की पोजीशन पे होता है। अगर आप अबॉर्शन कर रहे हो इसका मतलब क्या है, जो ग्रोइंग प्रोसेस है जिसको आप मतलब कहने का मतलब जिसमें जान आ चुकी है उसको कहीं ना कहीं एक मारने का काम कर रहे हो, और वो मारना कहीं ना कहीं एथिकल इश्यूज बन जाती है, क्योंकि किसी की लाइफ लेना ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक सिन है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं स्टेम सेल रिसर्च की। इसकी बात कर लिए, ये दो चला गया। स्टेम सेल रिसर्च क्या होता है? स्टेम सेल रिसर्च, स्टेम सेल रिसर्च मैं आपको थोड़ा सा ही इसके बारे में बता देता हूँ, हिंट देता हूँ। ये होता है जैसे कि आपने एक इंसान है, ठीक है, अब ये क्या चाहता है, इसने कहा कि मैं आफ्टर डेथ मैं अपनी आईज को डोनेट करूंगा। ठीक है, अब ये आईज क्या होता है, किसी पर्सन को दिया जाता है। ठीक है, ये आईज किसी पर्सन को दिया जाता है, या फिर आप ऐसे समझिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। कोविड-19 चला था, उस टाइम पे प्लाज्मा ज्यादा जरूरी था, तो लोग आके जिनकी प्लाज्मा ठीक थी, वो जो कोविड-19 से ठीक हुए थे, वो अपना प्लाज्मा क्या कर रहे थे, डोनेट कर रहे थे। ठीक है, ताकि डिजीज को जो है खत्म किया जा सके। ठीक है, तो इसी चीज को कहते हैं स्टेम सेल रिसर्च, यानी कि ऐसी चीजें जो बीमारियों को खत्म कर सकता है और साथ ही साथ वहां पे नई चीजें जो बीमारियों को खत्म करने के साथ साथ सेल को जनरेशन करे, उसको हम लोग स्टेम सेल रिसर्चेस कहते हैं। ठीक है, रिसर्च कहते हैं। और ये तभी होता है, अभी आपने ये भी सुना होगा, जो पिग का हार्ट जो है निकाल के इंसानों में ट्रांसप्लांटेशन किया गया। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन जो भी है वो भी क्या है, आपका एक स्टेम सेल रिसर्च कहलाता है, स्टेम सेल रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये आपकी बायोएथिक्स से जुड़ी होती है। क्या ये करना ठीक है? क्या एक इंसान की आंखें निकाल के दूसरे में लगाना, क्या ये ठीक है? अगर कोई इंसान मर रहा है, मर गया है और उसकी अभी हार्ट जिंदा है, क्या उसको निकाल के दूसरे में लगा देना, क्या ये ठीक होगा विदाउट उसके? चलो आईज वाला तो समझ में आता है कि उसने डोनेट करने के लिए कहा, लेकिन अगर हार्ट वाला बिना किसी, जैसे अभी डेथ हुआ, अचानक से डेथ हुआ और उसका हार्ट अभी भी जिंदा है, तो उसको लाके दूसरे में लगाए, तो वो क्या जरूरी है? वो हो सकता है। तो क्या इसमें एथिकल कंसर्न नहीं जुड़ा होगा कि तुम एक इंसान जो सेंस में ही नहीं है, उसका कहीं ना कहीं आप पार्ट्स का यूज करके दूसरे को वो दे जीवित कर रहे हो? एक तरफ से आप कहेंगे कि ठीक है, एक तरफ से कहेंगे कि आप गलत है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस अप्रोच हमें लेके जाना पड़ेगा, बैलेंस अप्रोच की तरफ, कि हाँ देखिए कोई भी चीज अगर करेंगे तो बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, कि अगर हमने आई डोनेट किया है तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी तरीके से किया है। ठीक है, अगर इसकी हम कमी की बात करेंगे, क्या पता उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उस इंसान की जान भी जा सकती है। ठीक है ना, ये कंसर्न भी जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है ह्यूमन क्लोनिंग एंड डिजाइनिंग डिजाइनर बेबीज। ये क्या है? आपने आईवीएफ का नाम सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अभी जैसे अभी का ही केस लेते हैं, रिसेंटली में कल परसों की न्यूज है, जिसमें यह बताया गया कि दो कपल्स है, उन्होंने क्या किया,
कपल्स ने आईवीएफ करवाया, तो उससे क्या हुआ, उससे उन्होंने जो मेल है, मेल ने स्पर्म दिया उसको इंजेक्ट करवाने के लिए फीमेल की बॉडी में, लेकिन गलती से वो स्पर्म क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो उन्होंने, डॉक्टर ने क्या किया, जो हॉस्पिटल स्टाफ ने, उन्होंने क्या किया, किसी दूसरे का स्पर्म इनके अंदर इंजेक्ट कर दिया और इनको पता ही नहीं है अभी तक भी। तो जब बाद में पता चला कि इनके ब्लड ग्रुप बच्चों का ओ है, जबकि इनका मदर का AB है और इसके फादर का आई थिंक ओ नेगेटिव, वो ये ऐसी कुछ समथिंग ऐसी कुछ था। तो जब इन्होंने टेस्ट करवाया तब पता लगा कि ये जो बच्चे हैं ट्विंस, एक्चुअली इनको ट्विंस हुए थे, ठीक है। ये जो ट्विंस हुए हैं एक्चुअली इनके है ही नहीं, इनके हेरिटेंट है ही नहीं, ठीक है ना। तो उन्होंने इस चीज के लिए केस कर दिया कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं जो डिजाइनर बेबी या ह्यूमन क्लोनिंग है वो भी एक एथिकल कंसर्न जुड़ा बना हुआ है। अगर आप टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस करते हो तो क्या इससे एथिकल कंसर्न नहीं जुड़ा है? जो न्यूट्रिशन बच्चे को मां के पेट के अंदर मिल सकता है, आप उसको बाहर निकाल के बना रहे हो, तो ये भी एक एथिकल कंसर्न से जुड़ा हुआ है। क्या ये करना ठीक है? देखिए, आज के टाइम पे अगर हम लोग, हमें प्रॉब्लम किस वजह से उसको जानने की जरूरत है। जैसे कि आज के टाइम पे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम लोगों को ज्यादा है, ठीक है, पॉल्यूशन ज्यादा है, जिसके कारण से लोगों की हेल्थ कहीं ना कहीं खराब हो रही है। आपको इन चीजों को कहीं ना कहीं ज्यादा टारगेट करनी पड़ेगी, इन चीजों को कहीं ना कहीं रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे कि ह्यूमन हेल्थ जो है वो ठीक ठाक रहे। ह्यूमन हेल्थ ठीक रहेगा, ऑटोमेटिकली जो इस तरह की कंडीशन लाने पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं नहीं लाना पड़ेगा। और साथ ही मेडिकल जो फैसिलिटीज है, मेडिकल जो इक्विपमेंट है, उनको कहीं ना कहीं आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि एक स्वस्थ और बच्चा जो है अच्छा जन्म हो। और सोशल कंसर्न पे काम करना पड़ेगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है अच्छी रखनी पड़ेगी, एजुकेशन अच्छी रखनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि जो बच्चे 10-12 पैदा होते हैं, आज तो नहीं होते हैं, पहले के टाइम पे होते थे भैया, 6 से 5-5 6 ऊपर बच्चे होते थे, तो वो क्या करना पड़ेगा। आज भी गांव में एरिया में चले जाओ तो आज भी कुछ पॉकेट्स में ऐसे होते हैं, ठीक है। तो उस चीज को कहीं ना कहीं हमें कर्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो बताया क्या जा रहा है इसमें, बुक्स के हिसाब से चले तो डिजाइनर बेबी जो डिफाइन किया जाता है, अ बेबी हु जेनेटिक मेकअप आर्टिफिशियली सिलेक्टेड बाय जेनेटिक इंजीनियर कंबाइंड विथ विट्रो फर्टिलाइजेशन टू इंश्योर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर जीन्स और कैरेक्टर। यानी कि जो जेनेटिक मेकअप है वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती है, जिससे कि जो उनके अंदर पर्टिकुलरली जीन का कैरेक्टर है वो आ सके, ठीक है। तो इसमें कंसर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुम एक बेबी को कैसे डिजाइन करोगे, एक बेबी को डिजाइन कैसे करोगे भैया। बाहर जब तुम निकाल रहे हो तो वो बेबी कैसे डिजाइन हो रही है, क्या उसकी हेल्थ कंडीशन वैसी रहेगी जो मां के पेट से जो जन्म हुआ है? क्या जो जेनेटिक टेक्नोलॉजी है जो प्रिवेंट करती है डिजीज को, कहने की ह्यूमन जो कैपेसिटी है उसको क्या इनहेंस कर देगी, ठीक है। क्या ये जेनेटिक जो इनहेंसमेंट है उसको क्या ये प्रोटेक्ट करेगा हमारी ह्यूमैनिटी में? तो इस तरह की बातें जो है वो आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एंड ऑफ लाइफ इशू, ये हमारा सेकंड टॉपिक। ये क्या है, देखिए, इसमें आते हैं यूथनेसिया और सुसाइड। सुसाइड को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल यूथनेसिया डिबेट, चलिए अगर टाइम मिला तो इसको भी ले लेंगे, ठीक है। यूथनेसिया डिबेट और यूथनेसिया इन इंडिया। यूथनेसिया होता क्या है, अगर कोई भी इंसान जानबूझकर अपनी जान को लेता है, जानबूझकर अपनी जान को लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूथनेसिया, ठीक है। क्या कहते हैं, यूथनेसिया जो है वो क्या है, एक बायोएथिक्स का, नॉट ओनली इन बायोएथिक्स बट इन एवरी फील्ड इश्यूज, ये एक बायोएथिक्स का नहीं, हर एक फील्ड का इश्यूज बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें हर कोई तबका इसमें जुड़ा होता है। अगर यूथनेसिया, अगर कोई सेल्फ अपना डेथ मतलब सुसाइड करता है, मतलब खुद अपनी जान लेने की कोशिश करता है जानबूझकर,
या फिर जानबूझकर उसकी जान लेने की भी कोशिश करते हैं। दो कंडीशन है, या तो वो खुद लेने की कोशिश करता है या उसको किसी, देखिए खुद लेने की तो होगी सुसाइड, लेकिन अगर दूसरा कोई इसको जानबूझ के इसका जान ले रहा है, मतलब इसके सहमति के अनुसार, कहने का मतलब पर्सन ए है, उसने बी को बोला आप मेरी जान ले लो, ठीक है। किस तरीके से लेना है वो आप इस तरीके से लो ताकि आपके ऊपर कोर्ट केस भी ना हो, यानी कि आपके ऊपर मर्डर का केस ना भी हो, और साथ ही साथ मैं मर भी जाऊं। जैसे डॉक्टर क्या करेगा, किसी भी पर्सन को अगर ज्यादा तकलीफ में है, किसी को दर्द ज्यादा है, सफरिंग में है, तो उसकी सफरिंग दूर करने के लिए क्या कर सकता है, उसकी डेथ जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं ले सकता है। और उसकी लाइफ कैसे ले सकता है, बाय मेडिसिन, अगर कुछ मेडिसिन दे दिया जाए, या फिर मेडिसिन हो या ड्रग्स हो दे दिया जाए, दवाई, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि मेडिकल सपोर्ट हटा के, अगर मेडिकल चीजों में वो है तो मेडिकल सपोर्ट को हटा दो तो वो खुद ही मर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके किसी के द्वारा अगर लिया जाता है और उस पर विदाउट लीगल एक्शन हुए बिना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूथनेसिया कहते हैं, ठीक है। जिसमें पेशेंट जो होता है वो अपना खुद का जान देने के लिए तैयार होता है। अब क्यों देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो इतनी दर्द के साथ जूझ चुका है और उसके अंदर हिम्मत नहीं बचती है, जिसके कारण से वो क्या कहते हैं कि मेरी जान ले लो, अब मैं नहीं रह सकता। यूथनेसिया में बहुत सारी डिबेट्स होती रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें यूथनेसिया की डिबेट्स के बारे में जानते हैं। डिबेट्स अलग अलग तरह के होते हैं कि कहते हैं जो लोग हैं उनके पास राइट्स है सेल्फ डिटर्मिनेशन की, खुद की जान लेने की राइट्स है, अलाउ करता है, क्योंकि उनकी किस्मत में ऐसा शायद लिखा हो, ठीक है ना। दूसरी बात कहते हैं, ठीक है, और ये कौन बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आपके एजकियल इमैनुअल, इनके हिसाब से, एक अमेरिकन बायोएथिक्स है, उनके हिसाब से ये कहा जा रहा है डाई जो हो सकता है बेटर चॉइस हो सकता है। अगर कोई इंसान सफरिंग से गुजर रहा है, किसी को अगर प्रॉब्लम है, सफरिंग है, तो वो अगर मर रहा है तो वो बेटर सॉल्यूशन होता है, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पे डिस्टिंक्शन कर सकते हैं किसके बीच में, पैसिव यूथनेसिया, यानी कि यूथनेसिया को दो टाइप में बांटा जा सकता है, एक पैसिव और एक एक्टिव। पैसिव यूथनेसिया किसे कहते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी की लाइफ सपोर्टिंग हटा दो, ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग हटा दो, वह खुद ही मर जाएगा, ठीक है। दूसरा एक्टिव होता है कि आप जानबूझकर उसको कुछ जैसे किल दवाइयां वगैरह दे रहे हो, आप ड्रग्स वगैरह दे रहे हो, या फिर आप मेडिसिन वगैरह कुछ चीजें दे रहे हो, तो ऐसी चीजों से अगर वो जान जाता है तो वो क्या कहलाता है, एक्टिव यूथनेसिया। क्या यूथनेसिया को पूरी तरह से आपको परमिट देनी चाहिए, ये भी एक कंसर्न उठता है। क्या अगर परमिट दे दे तो क्या होगा, लोग फिर क्या करेंगे अपनी, अगर जो लोग सपोज करो एक पर्सन है जिसको पता है वो ठीक हो सकता है, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है, रिसेंट टाइप में पैसे नहीं है, ठीक है, और वो अपनी एक्टिव यूथनेसिया कर लेता है। लेकिन अगर यही हाइपोथेटिकल कंडीशन ये होता कि वो जिस दिन डेथ होने वाला है उसके अगले दिन, मान लो सपोज करो उसके पास खूब सारा पैसा आता, तो अगर वो एक दिन वेट कर लेता तो शायद वो बच सकता था। तो इसीलिए एक्टिव यूथनेसिया को कहीं ना कहीं चांसेस होती है कि वो बच सके, तो इसके लिए एक्टिव यूथनेसिया को जो है हमारे में लीगल कहा गया है, सॉरी इलीगल कहा गया है, इलीगल कहा गया है इंडिया में, ठीक है। आप यहां पे जान नहीं ले सकते। एक केस हुआ था जिसमें एक, अभी 2022 का ही केस है, जिसमें एक जो मैन है वो अपनी एक्टिव यूथनेसिया करने के लिए बाहर देश में जा रहा था, तो उसकी फ्रेंड ने उसको रोका और उसके ऊपर केस करवा दिया, जिसके कारण से वो बाहर ही नहीं जा पाया, ठीक है ना, बाहर नहीं जा पाया, जिससे कि अपनी डेथ नहीं दे पाया। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो ऐसा क्या केस था, ठीक है। अब इमैनुअल आर्गू करते हैं,
इसके 4 अपोनेंट ऑफ यूथनेसिया के क्या कहते हैं कि जो सभी डेथ है, नॉट ऑल डेथ पेनफुल, सभी डेथ जो है पेनफुल नहीं है, सभी डेथ पेनफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बंदा सफरिंग में है, उससे ज्यादा दर्द क्या हो सकता है? अगर वो दर्द से सहमा रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है, तो उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, पेनफुल कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक क्या हो सकता है? अल्टरनेटिव हो सकता है। ये कह रहे हैं ये एक अल्टरनेटिव का काम कर सकता है, जिसमें आप एक पेनफुल जो लाइफ है, पेन से रिलीफ पा सकते हो। ठीक है, जो लीगलाइज यूथनेसिया है वो पब्लिक को कहीं ना कहीं, पब्लिक की सोसाइटी को और ज्यादा नीचे तक स्लिपरी, मतलब ढलान से नीचे गिराने वाली बात की जा रही है। देखिए, अगर बात की जाए, ये एक चीज और अच्छी बात बता रहे हैं कि जो लोग यूथनेसिया करते हैं, ऑर्गेनो ने 2013 में कहा था, पेन जो है वो सबसे बड़ी रीजन नहीं है कि लोग यूथनेसिया करने जाते हैं। लोगों को मान लो दर्द है, वो यूथनेसिया करने जाते हैं, एक्चुअली वो होप खो देते हैं। क्या खो देते हैं? होप खो देते हैं। वो अपनी डिग्निटी को देख रहे हैं, खोता जा रहा है, डिग्निटी खोते जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं डर लग रहा है, फियर आ रहा है कि वो किसी के ऊपर बर्डन ना बन जाए। ठीक है, इसलिए लोग क्या करते हैं? यूथनेसिया को तरफ दौड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं यूथनेसिया इन इंडिया। इंडिया में यूथनेसिया क्या है? देखिए, इंडिया में यूथनेसिया जो है, यूथनेसिया मैंने आपको बताया 2 तरीके से होते हैं, एक एक्टिव, एक पैसिव। हमारे में पैसिव यूथनेसिया को लीगलाइज किया हुआ है, लेकिन एक्टिव यूथनेसिया को इलीगल कहा गया है। ठीक है, अब एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक कहानी है, आप देख सकते हैं, अरुणा सानबॉग। ठीक है, ये क्या है? देख सकते हैं आप इनकी फोटो उस टाइम पे, और बाद में इनके वजह से क्या किया गया? 2015 में एक्टिव यूथनेसिया को पैसिव यूथनेसिया को लीगल किया गया। क्या केस था, जरा जानिए। क्या हुआ था? ये नर्स का काम करती थी। ठीक है, हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी, जो हॉस्पिटल आपका मुंबई में। वहां पे क्या हुआ, एक डॉक्टर से इनको प्यार हो गया। ठीक है, साउथ इंडिया की वो थी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं शादी भी करने वाले थे, वो भी उसी हॉस्पिटल में थे। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ इनके साथ कि जो वार्ड बॉय है, एक्चुअली ये ड्रेसिंग करते टाइम पे वार्ड बॉय ने क्या किया, एक चेन लेके इनके गले से दबाना स्टार्ट किया, जिससे कि वो उनको मार सके। अब वो मार सके या क्या किया जा सके, इसका खुलासा उन्होंने बाद में बताया कि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है उनके साथ रेप करने का। रेप एक्चुअली में नहीं हुआ था। उस जो पर्सन है उनको भी सजा मिला। ठीक है, आज भी वो जिंदा है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही इसको जब इनकी इस तरह की हालत हुई तो कहीं ना कहीं इंजर्ड हुए। इंजर्ड होने के बाद ये क्या हो गया, बिल्कुल इनका क्या हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है सर तक नहीं पहुंच पा रही थी, और साथ ही साथ पैरालाइसिस भी ये हो गए थे, जिसके कारण से पूरा ही ये क्या हो गए, वेजिटेटिव स्टेट्स में आ गए। मतलब कुछ भी इनका हिलना डुलना नहीं है, सिर्फ ये खा पी सकती है, उसी से ये जिंदा रह रही थी। तो क्या हुआ, तो इनमें फिर 2015 तक 42 सालों तक वेंटिलेशन पे रही। 2015 में इनको कहा गया कि भैया आप इनकी डेथ जो है वो ले सकते हो, जान जो है ले सकते हो। तो उस वजह से जो पैसिव यूथनेसिया है उसको कहीं ना कहीं लीगल किया गया और उनकी जान पैसिव यूथनेसिया से लिया गया। ठीक है, आप गूगल पे इसके बारे में भी सर्च कर सकते हो। और ये क्या दिखाता है, दिस कुड बी कॉल्ड थेस्टिक, क्या कहते हैं, थेस्टिक मोरालिटी, यानी कि नैतिकता जो है वो बताती है हमारी। ठीक है, किस तरह की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है इनकी फोटो, आप देख सकते हैं। ठीक है, अरुणा सानबग जो
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में हुआ था, जिसके कारण से लीगल किया गया था किसको, आपको यूथनेसिया को, पैसिव यूथनेसिया को। ठीक है, अब आते हैं सुसाइड के ऊपर। सुसाइड क्या है? सुसाइड का मतलब है अपनी जान खुद से लेना। ठीक है, सुसाइड जो है, अगर कोई इंसान डेथ सुसाइड करता है और वो बच जाता है तो उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, इंडिया में लीगल एक्शन स्टार्ट होना। अगर मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बच गया तो उसके ऊपर लीगल एक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि आप अपनी जान नहीं ले सकते इंडिया में, ये कहीं ना कहीं इलीगल है। ठीक है, तो ये भी, इसके साथ भी हमारे क्या है, एथिकल कंसर्न जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यहां नहीं चाहते कि किसी की जान जो है वो एक्टिवली अपनी जान ले, क्योंकि लाइफ जो है बहुत मुश्किल से मिलती है और उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं बनी हुई है, जिसके कारण ये कहा जाता है जो सुसाइड है वो एक लेना कहीं ना कहीं क्या माना जाता है, इलीगल माना जाता है। अगर आप जान खुद की भी ले रहे हो, अगर आप किसी वजह से भी अपनी जान ले रहे हो, तो वो क्या होगा, इलीगल होगा। ठीक है, चलिए बस इतना ही था। सुसाइड में आप और भी पढ़ सकते हो, इसमें बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।